गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो? बढ़िया, मजे में। अब तो तुम लोगों को मतलब ये एनसीईआरटी का जो रिलेशन फंक्शन वाला चैप्टर, सेकंड चैप्टर है ना, वो बन जाना चाहिए। देखो आज जो है ना, जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली 12th में है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, पर हम उसको अभी ही ले रहे हैं, ठीक है? क्योंकि फिर स्टार्ट होगा 12th तो फर्स्ट चैप्टर वही है ना, तो बेहतर यही होगा कि उसको हम ले लेते हैं। थोड़ा सा क्या ना, जो इसी के सीक्वेंस में जो भी पढ़े हो बस थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लोगे, बस टाइप्स ऑफ रिलेशन उसमें है नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है? तो उसको कवर कर लेंगे तो रिलेशन का काम समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से फंक्शन भी स्टार्ट करेंगे, तो फंक्शन का इंट्रोडक्शन 11th में है और टाइप्स ऑफ फंक्शन 12th में है, वो भी ले लेंगे तो रिलेशन और फंक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? छोटा छोटा टॉपिक है। उसके बाद क्या है, लिमिट एंड डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, ठीक? तो आज जो है ठीक है, सबसे पहले लिखो इनवर्स रिलेशन। कल रिलेशन जो समझे थे वो सबको समझ में आ गया? रिलेशन मतलब रिलेशन में कोई डाउट रहा कुछ भी, या सब क्लियर है अभी तक? डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, ये सब ठीक, बहुत अच्छा। ठीक, अब इसका डेफिनेशन लिखो फिर समझते हैं, ठीक है? देखो, इफ ए रिलेशन आर, if a relation R इसके ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, ये डिनोटेशन है, आर इनवर्स, ठीक? लिखो, इफ ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, if a relation R is defined from set A to set B, where both set A and set B are non-empty, where both set A and set B are non-empty, then inverse relation R inverse then inverse relation R inverse ऐसे लिखना, ठीक है? is defined from set B to set A, उसके नीचे ऐसे लिखो, दैट इज इफ A, B belongs to R, ठीक है, देन B, A belongs to R inverse। एक वर्ड मैं आज यूज करूंगा, याद रखना, इमेज जो होता है ना, इमेज का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जो इमेज बनता है उसको मैं प्री इमेज कहूंगा, ठीक है? क्योंकि हम है सो फिर मैपिंग जो एरो डायग्राम में है उसको समझने में आसानी होगी। मैप जो करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट का कौन सा इमेज बनता है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका मैं नाम प्री इमेज रखूंगा ताकि समझाने में। अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे जो प्री इमेज है उसका जो इमेज है वह दोनों क्या हुआ, बदल गया ना। जो ऑर्डर्ड पेयर है उसका सीक्वेंस बदल गया। तो जब इस प्रकार से होता है तो जो इमेज होता है वो प्री इमेज बन जाता है, और जो प्री इमेज है वो इमेज बन जाता है। ऑर्डर्ड पेयर का सीक्वेंस इस प्रकार से है ना अल्टर हो जाता है। तो ऐसे में जो रिलेशन होता है उसको इनवर्स रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसको और एग्जाम्पल से, मतलब इसको डायग्राम से समझाते हैं। जैसे कि मान लो कि ये 1 2 3 ये एक सेट है, और 2 4 6 ये एक सेट है। ठीक, अब यहाँ पर जो है एक रिलेशन आर इस तरह से डिफाइन है, जो कि है ना डबल हो जाता है हर ऑब्जेक्ट, मतलब इस प्रकार से बता रहा है कि हर प्री इमेज का इमेज के साथ जो रिलेशन है उसके डबल होने का है। तो ये आर है, तो आर इनवर्स कैसे डिफाइन होगा? आर इनवर्स यहाँ पे बी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा ए, और इधर जो है इस प्रकार से आर इनवर्स लिख सकते हैं, जहां पर 2 4 6 और इधर 1 2 3। ठीक है, इस तरह से सिंपल सिंपल फॉर्म में इसको समझते हैं, इसको नोट करो। तो इसी प्रकार से जो डोमेन और रेंज है वह भी बदल जाएगा। तो डोमेन ऑफ जो रिलेशन है वह चेंज हो जाएगा रेंज ऑफ इनवर्स में, और जो रेंज है रिलेशन का वह चेंज हो जाएगा डोमेन ऑफ रिलेशन आर इनवर्स। तो ये बताओ, ये रिलेशन बता रहा है डबल का, तो ये आर इनवर्स किसका बता रहा है? हाफ का। उसी तरह से यदि ये स्क्वायर का होता तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट का। ठीक, इतना हो गया सबका नोट। अब लिखो टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब जितना भी मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, जितना भी टाइप का है, उसमें जो मतलब फर्स्ट सेट ऑफ जो लाइन है, पहला जो लाइन होगा वो इसी तरह से स्टार्ट होगा। तो मैं इसको टॉप पे ही लिख देता हूं। ठीक है, ए रिलेशन आर, ठीक, इन ए सेट ए ब्रैकेट में नॉन एम्प्टी, ठीक है, इज कॉल्ड। अब इसके बाद जो भी मैं टाइप लिखाऊंगा उसका फर्स्ट लाइन स्टार्ट ऐसे ही होगा। ठीक है, तो पहला जो होगा वह टाइप लिखो ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन मतलब जस्ट फॉर नॉलेज, इसका कोई यूज नहीं है, बट जानकारी में रहना जरूरी है। और इसका फर्स्ट टाइप लिखो एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। तो ये ऐसे स्टार्ट होगा, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए
ब्रैकेट नॉन एम्प्टी इज कॉल्ड एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, उसके बाद इफ। ठीक है, तो या तो तुम लोग ऐसे स्टार्ट करो, ठीक है, और उसके बाद मैं इफ से बताऊंगा। तो लिखो इसमें ए रिलेशन आर इन ए सेट ए ब्रैकेट में नॉन एम्प्टी इज कॉल्ड एम्प्टी और वॉइड रिलेशन if no element of A is related, no element of A is related to any element of A by R, capital R। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट, हम देखो ध्यान देना, मैं क्या बता रहा हूं, ये जितने भी टाइप ऑफ रिलेशन है उसमें जो सेट, एक ही सेट लिया गया है, उसी सेट के एलिमेंट्स के बीच में, है ना, ऐसे करके डिफाइन किया गया है। तो जो लिखा गया है ना, ये एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है या नहीं तो नॉर्मल सेट हो सकता है। तो हम जो भी रिलेशन बताएंगे वो इन्हीं के एलिमेंट्स के बीच में या ऑर्डर्ड पेयर के बीच में हो सकता है। यानी कि जो रिलेशन होगा वो एम्प्टी होगा, और कोई भी जो नल सेट होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है ना। तो कोई भी एलिमेंट, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें ऑर्डर्ड पेयर जो लेंगे, उसमें कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से जो डिफाइंड जो रिलेशन हम बता रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि R इज इक्वल टू, सॉरी एक सेट लेते हैं A, क्योंकि सब हम A से डिफाइन करें। A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, अब इसमें हम एक रिलेशन बना रहे हैं इस तरह से, R इज इक्वल टू A, B, ऐसा ले रहे हैं जो कि इसी से है, और सच दैट जो A माइनस B जो है इज इक्वल टू 5। किसी भी जो दो एलिमेंट लेंगे उसका डिफरेंस 5 हो सकता है नहीं ना। इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, A क्रॉस A से जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, तो उस ऑर्डर्ड पेयर में किसी भी जो फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट होगा उसका डिफरेंस, है ना, 5 तो नहीं हो सकता है। देयरफॉर हियर R इज इक्वल टू एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इस तरह से मतलब जो रिलेशन बनता है। ठीक है, एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई बॉयज हॉस्टल है, ठीक है, उसमें जितने सारे बच्चे हैं। अब ऐसा रिलेशन बता रहा है कि मतलब कोई भी है उसमें से, एक लड़का का नाम से अमित है कोई, ठीक है, अमित या कोई भी ऐसे ले लेते हैं, पार्टिकुलर बॉय इज ए सिस्टर ऑफ, है ना, अनदर बॉय, या एक्स बॉय इज ए सिस्टर ऑफ बॉय। तो ये तो संभव नहीं होगा, बॉयज हॉस्टल है, सभी उसमें बॉयज हैं। ठीक है, हम ऐसा रिलेशन बता रहे हैं कि x1 इज ए सिस्टर ऑफ x2, तो ये एम्प्टी या वॉइड रिलेशन है, क्योंकि ऐसा रिलेशन किसी भी दो एलिमेंट के बीच में नहीं बन सकता है। समझे, इसको नोट करो। मतलब मैं थोड़ा सा लैंग्वेज के बेसिस पे बता रहा हूँ, और जो मतलब जो एक्चुअली है ना बन सकता है उस पर ही बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद
सेकेंड लिखना यूनिवर्सल रिलेशन। इसके डेफिनेशन में वही जो स्टार्टिंग में जो बताए थे वही लिखना कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए ब्रैकेट में नॉन एम्प्टी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए ब्रैकेट में नॉन एम्प्टी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए ब्रैकेट में नॉन एम्प्टी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, if each element of A is related to every element of A by R, that is R is equal to A cross A। ये उल्टा है, ठीक है। जो एम्प्टी या वॉइड रिलेशन है उसका उल्टा, उसमें कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहा था, इसमें सभी एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसमें मतलब ऐसा होगा कि हर एलिमेंट अपने आप से भी रिलेट है और हर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से भी, कोई भी एलिमेंट उसमें से ले लेंगे उससे भी उस पार्टिकुलर रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब एग्जांपल जो है ठीक है, इसका एग्जांपल ऐसे लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए बी, एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो कि हम ए क्रॉस ए से लिए हैं, ठीक है, कि ए माइनस बी जो है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 2 3 में से किसी को भी हम, है ना, चुनते हैं तो एक दूसरे एलिमेंट जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और उसमें फिर मॉड भी लगा दिए हैं, मॉड लगाने से पॉजिटिव ही होगा। और अगर सेम एलिमेंट है 1 - 1 2 - 2 3 - 3 0 होगा, इक्वल टू भी लगा दिए हैं। एक ऐसा रिलेशन हम तैयार किए हैं कि हर एलिमेंट, हर ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ऐसे में जो रिलेशन होगा यहाँ वह जो होगा ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का मतलब यह यूनिवर्सल रिलेशन है कि हर एलिमेंट एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। अब हम जो है मेन टाइप पे आते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
ठीक है। और इसमें भी वही स्टार्टिंग करो। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए ब्रैकेट में नॉन एम्प्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन if every element if every element of a if every element of a is related to itself, ठीक है। यानी कि R यदि रिफ्लेक्सिव होगा R यदि रिफ्लेक्सिव होगा तो यह इक्विवेलेंट है इस बात के कि A, इस प्रकार की जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वह हिस्सा होने चाहिए उस रिलेशन का, ठीक है। जितने भी ए हैं जो उस पार्टिकुलर सेट के हैं वह इसका हिस्सा होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे देखो a इक्वल टू 1 2 3 है ना। अब हम जो है रिलेशन इस प्रकार से बनाते हैं 1 1, ठीक है, 1 2 2 2 2 3 3 3। देखो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट हैं। ये जो रिलेशन मैं बताया हूं क्या इसमें सभी एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है ना। इसलिए R जो होगा रिफ्लेक्सिव, R क्या होगा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा। हाँ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं पर ये चलेगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब हो कि हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं निश्चित रूप से कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होने चाहिए कि हर एलिमेंट रिफ्लेक्ट करे अपने आप पे। रिफ्लेक्सिव का मतलब हर एलिमेंट अपने आप पर रिफ्लेक्ट करे, यानी इमेज और प्री इमेज दोनों हो इकट्ठा, एक इमेज और प्री इमेज वही एलिमेंट हो, है ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब जो रिफ्लेक्ट बैक ऑन इटसेल्फ, द इमेज रिफ्लेक्ट बैक बाय द प्री इमेज, ये इसका ट्रू मीनिंग हुआ। इसीलिए ऐसा डेफिनेशन है कि जो भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वह इस प्रकार से हो कि उस रिलेशन का इस प्रकार से हिस्सा हो, तभी वह रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, ये समझ में आया। आइडेंटिटी रिलेशन,
उसमें भी वही स्टार्टिंग, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए ब्रैकेट में नॉन एम्प्टी इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। और इसमें लिखना इफ, आई डबल एफ, इफ। इफ का मतलब क्या हुआ? हाँ, इफ एंड ओनली इफ। if every element of A is related to itself and no other. Every element of A is related to itself and no other. Every element of A is related to itself and no other. देखो ऊपर जो डेफिनेशन लिखे हैं, ये जो डेफिनेशन लिखे हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है। उसमें क्या था, इफ था लगा हुआ, यहाँ पे इफ लगा हुआ है। उसमें क्या था, लास्ट में नो अदर नहीं लिखा हुआ था, इसमें नो अदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। तो ये होगा आइडेंटिटी। हेयर आर इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, यदि ऐसा होता इफ R2 इज इक्वल टू 1 1 2 2 2 3, तो क्या ये आइडेंटिटी होता? क्यों नहीं? क्योंकि 3 अपने आप से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये जो है नो आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी नहीं होगा। उसके बाद R3 1 1 2 2 2 3 3 3, क्या ये आइडेंटिटी होगा? अगेन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 2 3 से रिलेट हो गया, 2 किसी और से रिलेट हो नहीं हो। आइडेंटिटी में 2 सिर्फ 2 से ही रिलेट होगा, 3 सिर्फ 3 से ही रिलेट होगा। क्योंकि ये आ गया है इसीलिए फिर आइडेंटिटी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में अलाउ है, रिफ्लेक्सिव में ये है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो या किसी और से भी रिलेट हो, पर ये होना ही चाहिए निश्चित रूप से। हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना ही चाहिए, किसी और से हो जाए तो बढ़िया बात है, हो जाए, ठीक है। आइडेंटिटी अलाउ नहीं करेगा, आइडेंटिटी कहेगा कि अपने आप से रिलेट हो और कोई और जो है सो इसमें बीच में इंटरफेयर करने नहीं आए। ठीक है, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, पर इसके अलावा और कोई आ जाएगा तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं रह जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा, ये फिर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्लियरली आइडेंटिटी इज ए सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव के बराबर भी हो सकता है या उसका सबसेट हो सकता है। चौथा,
सिमेट्रिक रिलेशन। अरे यार, क्लियरली हल होगा। और ये स्टेटमेंट ठीक है, इसमें भी वही स्टार्टिंग करो। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, रिलेशन आर इन ए सेट ए ब्रैकेट में नॉन एम्प्टी इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ, इसमें भी डबल एफ, इफ ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू आर implies b comma a related is a element of a comma b is element of r, this implies b comma a is element of r for all a comma b belongs to set A। सिमेट्रिक का वर्ड का मतलब जो सिमेट्रिक हो, यानी कि इमेज और प्री इमेज है ना इंटरचेंज हो जाए। हाँ ठीक है, तो होना चाहिए, मतलब तब वो सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे कि ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर रिलेशन इस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे देखो 1 2 2 2 2 3, ठीक है, 2 1 3 2, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? सॉरी, क्या ये सिमेट्रिक होगा? यह सिमेट्रिक होगा। हेयर आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि यदि ए बी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन का एलिमेंट है, तो बी ए भी उस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए। ये दोनों होगा तभी यह सिमेट्रिक है, ठीक है। इमेज और प्री इमेज का ऑर्डर यदि बदल देते हैं तो निश्चित रूप से तब यह सिमेट्रिक होगा। याद है स्टार्टिंग में क्या बताए थे? इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो सिमेट्रिक जो होता है ना, उसमें जो इनवर्स होता है वह उस रिलेशन के बराबर हो जाता है। यदि इनवर्स रिलेशन भी वही रिलेशन लेके आ जाए तो वह सिमेट्रिक होगा। अब देखो यहाँ पर 1 2 है तो क्या 2 1 है? हाँ है। 2 2 है तो क्या इसका रिवर्स करने में 2 2 होगा। 2 3 है तो क्या 3 2 है? हाँ है। अगर इसमें फिर एक ऐसा होता, मान लो कि 3 1 होता, यहाँ पे हम ऐसे 3 1 जोड़ देते, लिखना नहीं अभी, 3 1 अगर हम जोड़ देते तब क्या ये होता सिमेट्रिक? नहीं, क्योंकि 3 1 है तो 1 3 है इसमें कहीं नहीं है। 3 1 है तो 1 3 भी होता तब ये सिमेट्रिक होता, पर ये अभी सिमेट्रिक है। अब मैं एक R2 लिखता हूँ यहाँ पर, जिसमें उस एग्जाम्पल को जोड़ देता हूँ। 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 और 1 3 मान लो, ठीक है। R2 इज नॉट सिमेट्रिक, है ना, ड्यू टू दिस। इसका जो
ऑर्डर्ड पेयर का जो सीक्वेंस बदलते, तो वो ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ये कंडीशन सिमेट्रिक में सेटिस्फाई होता है। और R2 मतलब कभी भी ऐसे सिमेट्रिक नहीं हो सकता है यदि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा हम देखते हैं जिसका रिवर्स जो है सो वो रिलेशन में नहीं पाया गया। क्यों नहीं पाया गया? तो 1 3 यहाँ पर 1 3 जो है उस रिलेशन का तो हिस्सा है, ठीक है, बट 3 1 जो है उस रिलेशन का हिस्सा है ही नहीं। 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए था। 3 1 यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये सिमेट्रिक नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज लिख देता हूँ, फोर सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये नोट पॉइंट है, ठीक है, नोट करने के नोटवर्दी पॉइंट है। फोर सिमेट्रिक रिलेशन R is equal to R inverse। ये सब चीज आसान है ना? थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है? हलवा है। चलो ठीक, अब आगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन ये भी ऐसे लिखो, ए रिलेशन इन ए सेट ए ब्रैकेट में नॉन एम्प्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। इसका भी होगा ऐसे, इफ जिसमें ये चीज लिखा हो आई डबल एफ, इसका मतलब कंडीशन स्ट्रांग है, स्ट्रांग कंडीशन है। डबल एफ लग गया तो स्ट्रांग कंडीशन है, मतलब निश्चित रूप से जो कह रहा है वो फुलफिल होना चाहिए और दूसरा कुछ भी नहीं आना चाहिए उसमें। जो कंडीशन स्ट्रांग होता है उसका यही मतलब हुआ कि दूसरा कोई बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिर्फ यही कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। और जिसमें सिंगल आईएफ हो उसका मतलब हाँ जो कह रहे हैं वो ट्रिवियल है, थोड़ा बहुत इधर दूसरा बात भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज है ना, ए रिलेशन इन ए सेट ए ब्रैकेट में नॉन एम्प्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए बी is an element of R and BC is element of R। This implies कि AC भी जो होगा वह एलिमेंट R का होगा फॉर ऑल A B C किसका हो, A का एलिमेंट हो, ठीक है, such that for all A B C A का एलिमेंट हो। ट्रांजिटिव एक वर्ड सुने, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन वर्ड सुने हो कहीं? ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ रिलेशन, ये यहाँ पे एक थोड़ा सा सेंस बन रहा है कि यदि ए बी उस रिलेशन का हिस्सा हो, बी सी उस रिलेशन का हिस्सा हो, तो ए और सी भी उस रिलेशन का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। इसको भी इन अदर वे, दूसरे तरीके से ही समझो कि अगर ए बी से रिलेटेड है और
बी जो है वह सी से रिलेटेड है, तो इसका यह मतलब हुआ कि ए जो है वह सी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन ऐसे है 1 2 2 3। ठीक है, 1 3 3 1 3 3 1 1। ठीक है, और 2 1। अब देखो यहाँ पे सारा वो कंडीशन चेक करेंगे जिसमें ट्रांजिशन हो रहा हो, रिलेशन का ट्रांजिशन, तभी यह ट्रांजिटिव हो पाएगा। अब 1 2 से रिलेटेड है, ठीक, और 2 3 से रिलेटेड है, तो क्या 1 3 से रिलेटेड है? हाँ है, गुड। अब 2 3 से रिलेटेड है और 2 1 से रिलेटेड है। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं। 2 3 से रिलेटेड है और 3 1 से रिलेटेड है, तो क्या 2 1 से रिलेटेड है? हाँ है, ठीक है। अब 1 3 से रिलेटेड है और 3 1 से रिलेटेड है, तो क्या 1 1 से रिलेटेड है? हाँ है, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, 3 1 से रिलेटेड है और 1 3 से रिलेटेड है, तो क्या 3 3 से रिलेटेड है? वो भी है। 3 1 से रिलेटेड है ना, इसका सेकेंड एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट देखो, और 1 3 से रिलेटेड है, तो क्या इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट से रिलेटेड है? सारा कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है ना। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इसमें से चुनो, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर चुनो और इस तरह का सीक्वेंस बन रहा हो कि एक का इमेज है ना और दूसरे का प्री इमेज बन रहा है, तो पहले ऑर्डर्ड पेयर का जो इमेज होगा वह प्री इमेज होगा, वह दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के इमेज से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा भी ऐसा उलटफेर कर देंगे, ठीक है, जैसे कि मान लो हेयर आर इज ट्रांजिटिव, यदि हम R2 ऐसे लेते हैं जिसमें मान लो 1 2 है, ठीक है, 1 3 है और 2 3 है, 1 2 2 3, तो क्या यह ट्रांजिटिव होगा? नहीं, R2 इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? क्योंकि 1 2 जो है वह इसका पार्ट है, ठीक है, और 2 3 भी इसका पार्ट है, ठीक है, बट 1 3 जो है वह इसका हिस्सा नहीं है, इसीलिए यह नहीं है। एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस तो नहीं बना रहा है, जैसे 1 2 है 1 3 है, कोई ऐसा ट्रांजिशन तो नहीं हो रहा है। पर देखो 1 2 है और 2 3 है, ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे ही ट्रांजिशन हो तो 1 3 भी होना चाहिए। अगर ट्रांजिशन ऑफ रिलेशन हो रहा है तो निश्चित रूप से एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हो जो पहले ऑर्डर्ड पेयर का प्री इमेज और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का इमेज रखता हो। यदि ऐसा है तब यह ट्रांजिटिव होगा। जैसा कि इसमें कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर चुनो जिसमें रिलेशन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हम यहाँ पे दिखाएंगे जो इसमें है मौजूद, जो उस रिलेशन के ट्रांजिशन को फुलफिल करता है।
पर यहाँ पर हम यदि देखते हैं इस तरह से तो 1 2 है, 2 3 है, पर 1 3 नहीं है। 1 3 कहाँ है? ओह सॉरी, रुको चेंज करते हैं, रुको रुको। एक्चुअली मैंने यहाँ पे इमेजिन कर रहा था कैसे 1 3 है, सॉरी। ठीक है, मान लो 3 3 रखते हैं तो फिर ये इसका नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इसका क्या कंडीशन है? A relation R in a set A ब्रैकेट में नॉन एम्प्टी इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R is all together ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। किसी सेट में रिलेशन R इक्विवेलेंस तब होगा यदि वह तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यदि तीनों होगा तो वह इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 1, ठीक है। लिखिए इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो एग्जांपल 1,
let capital T be the set of let capital T be the set of all triangles. Let capital T हाँ, let T be the set of all triangles in a plane with a relation R in T given by R is equal to T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2. Full stop. Show that R is an equivalence relation. अब बताना है कि यह जो रिलेशन दिया है, ठीक है, यह जो है यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या बता रहा है कि एक प्लेन है, जैसे मान लो यह बोर्ड एक प्लेन है, ठीक, इस प्लेन में हम दो ट्रायंगल बनाते हैं या जितने भी नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं, तो बता रहा है कि दो ट्रायंगल हम इस प्रकार से चुनते हैं कि पहला दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यह रिलेशन है। तो बताना है कि ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस हुआ। इक्विवेलेंस का मतलब यह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो पहले तीनों कंडीशन को सेपरेटली चेक करते हैं। रिफ्लेक्टिविटी, क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्टिव है फॉर एनी ट्राइंगल T1, ठीक है। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। क्या कोई ट्राइंगल अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होता है? होता है ना। Therefore R is equal to T1 comma T1, ठीक है, such that T1 is congruent to T1. Therefore R is reflexive. उसके बाद सिमेट्रिसिटी, ठीक है। if T1 is congruent to T2, is T2 congruent to T1? अगर T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है तो क्या T2 T1 से कॉन्ग्रुएंट होगा? होगा ना। यस, देयरफॉर R is symmetric. R सिमेट्रिक हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। T1 related to T2 implies
T2 related to T1. अगर एक ट्रायंगल किसी दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा ट्रायंगल भी पहले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा, इसीलिए ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिविटी, if T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3 implies T1 is congruent to T3, ठीक है। i.e. T1 is related to T2 and T2 is related to T3 implies T1 is related to T3. Therefore, R is transitive. We can now say R is an equivalence relation. ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्टिविटी को, सिमेट्रिसिटी को और ट्रांजिटिविटी को। एग्जाम्पल नंबर 2, ट्वेल्थ के रिलेशन में यही सब है।
देखो एग्जाम्पल 2, लेट L be the set of all lines, let L be the set of all lines in a plane let L be the set of all lines in a plane and set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as ठीक है, R is equal to L1 comma L2 such that L1 is L2 full stop. Show that R is only symmetric but neither reflexive nor transitive. But neither reflexive nor transitive. एक प्लेन है, वह सभी लाइन का सेट है, ठीक है, और उस पे एक रिलेशन उस लाइन पे इस तरह से एस्टैब्लिश हुआ है कि कोई भी दो लाइन लेते हैं तो दूसरा लाइन पहले लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले इसका रिफ्लेक्टिविटी चेक करो, क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्टिव है? ये पूछने का क्या मतलब हुआ? रिफ्लेक्टिव यहां पे कैन ए लाइन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कैन ए लाइन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, क्या कोई लाइन अपने ऊपर परपेंडिकुलर हो सकता है? कोइंसाइडिंग होता है ना, तो हम ये नहीं कह सकते हैं, तो पहला कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ, तो रिफ्लेक्टिविटी फेल्स हियर, ठीक है। इसको लैंग्वेज में लिखना उसी तरह से, L1 है ना इज नॉट रिलेटेड टू L1 बाय दिस रिलेशन, ठीक है। यानी रिफ्लेक्टिविटी जो है L1 is not related to L1 since a line cannot be perpendicular to itself. Therefore, reflectivity fails. ठीक है, कोई लाइन अपने ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। सिमेट्रिसिटी, if a line L1 is perpendicular to L2, L2 भी L1 के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी passes. L1 is related to L2 implies L2 is related to L1. Symmetry passes. उसके बाद
ट्रांजिटिविटी, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्यों? तो क्या होगा? L1 के, यस, L1 के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। L1 इज रिलेटेड टू L2 and L2 is related to L3 by the relation of perpendicularity. This implies L1 is parallel to L3, ठीक है, वो L3 के पैरेलल हो जाएगा। and L1 is not related to L3 by the relation of perpendicularity, therefore transitivity fails, है ना। इससे पता चल गया the given relation is only symmetric। देखो एक लाइन है L1, उस पर दूसरा लाइन L2 परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर तीसरा लाइन L3 है जो इस पर परपेंडिकुलर है, तो L1 और L3 क्या हो गया? पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन फुलफिल नहीं हुआ, इसीलिए यह क्या हो गया? फेल। मेरे पास अभी थोड़ा और समय है, 10 बजे तक है ना क्लास। हाँ नहीं नहीं, 8:30 बजे से मेरा क्लास है स्टार्ट। तो बताया नहीं गया आज मुझे बताया गया कि आप 8:30 बजे से क्लास लीजिएगा, क्योंकि अंशु सर नहीं है ना, इसीलिए लेट स्टार्ट हुआ है क्लास, ठीक है। इसलिए अभी और भी देर है। हाँ आसान चीजें हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, let R be a relation on n cross n, n का मतलब नेचुरल नंबर, defined by a comma b is related to c comma d equivalent to a plus d equal to b plus c for all a b c d is element of Cartesian product n comma n cross n. Show that R is ठीक है, बताइए कि R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन समझ में आया? R इस प्रकार से डिफाइन किया गया है
कि ऑर्डर्ड पेयर के बीच रिलेशन है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी इन सच वे, है ना, विच इज इक्विवेलेंट टू सेइंग ए प्लस डी, यानी कि इसका प्री इमेज और इसका जो इमेज है उसका जो सम होगा वो इसके इमेज और इसके प्री इमेज के सम के बराबर है, ठीक है। हम n क्रॉस n नई नेचुरल नंबर का, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाते हैं उसके लिए यह वैलिड हो रहा है, तो बताना है यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, दिखाइए। अब इसका रिफ्लेक्टिविटी कैसे होगा? ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। क्या ए कॉमा बी जो है सो ए कॉमा बी से रिलेटेड है? चेक करते हैं, है ना। तो इसका इमेज और इसका प्री इमेज और इसका इमेज ए प्लस बी, है ना, इज इक्विवेलेंट टू सेइंग ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। क्या ये है बराबर? यस, ठीक है। यस, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी का मतलब ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, है ना, implies C comma D is related to A comma B। अब देखो इसके कहने का मतलब क्या था? We know A plus D is equal to B plus C। A plus D जो है सो B plus C के बराबर है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, है ना, C कॉमा D जो है वह A कॉमा B के लिए चेक करते हैं, ठीक। तो C प्लस B इज इक्वल्स टू D प्लस A। यदि यह सही है तो क्या ये सही है? यदि हमको पता है कि ये सही है तो अगर हम इसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो हमको ये मिल रहा है C प्लस बी, बी प्लस सी, डी प्लस ए प्लस डी, है ना। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, सेटिस्फाइज। अब ट्रांजिटिविटी देख चेक करते हैं। ठीक है, लेट अनदर ऑर्डर्ड पेयर बी ई कोमा एफ, है ना, ए बी सी डी है, ठीक है, सच दैट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, है ना। तो यहां पे यदि ए बी और ई एफ भी सिमेट्रिक हो जाएगा, मतलब सॉरी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम कहेंगे, है ना,
कि यह ट्रांजिटिविटी को पास करता है। तो पहले इससे क्या पता चलता है, इसे तो जो दिया है वही पता चलता है कि a प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, है ना। इससे क्या पता चलता है, c प्लस एफ, इसका पहला और इसका लास्ट, c प्लस एफ इज इक्वल्स टू बताओ d प्लस ई, ठीक है। अब देखो इज ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ठीक है। इसका मतलब a प्लस एफ जो है वह इक्वल्स टू b प्लस ई है। ये हमें मालूम है, हमको बताना है कि a प्लस एफ क्या b प्लस ई के बराबर है। कैसे कैसे करेंगे इसको, ये दोनों इक्वेशन मालूम है, इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, 1 प्लस 2, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देखो d लेफ्ट साइड में भी है और d राइट साइड में भी है, दोनों जगह है, d चला गया और c भी दोनों तरफ है, यानी कि a प्लस एफ इज इक्वल टू b प्लस ई। यस, देयरफॉर ट्रांजिटिविटी passes ना। and R is transitive, therefore R is free रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो चेक करना आसान था, है ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में बस यही देखते हैं कि जो समेशन का जो होता है ना, ऑर्डर अगर चेंज हो जाता है तो वह बराबर होता ही है, यहाँ भी वही है। ट्रांजिटिविटी में थोड़ा सा जोड़ के देखना था कि सही में हो रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया। पहले ये लिखना, उसके बाद वो लिखना नीचे। ठीक है, नोट करो, हो गया। क्या फंक्शन शुरू करें कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे? पक्का? ये रिलेशन का एंड हुआ 11th और 12th दोनों मिला के। अब फंक्शन का शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू।